सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी सिकंदरा आगरा से जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर पेपर किस तरीके का आता है, उसमें हिंदी विषय का सेट 2 आज सोल्व करवाने जा रहे हैं। जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो अभिभावक, जो बच्चे, तो अगर वो सेट 1 नहीं देख पाए हैं, आप देखिए उसे कि किस तरीके का पेपर परीक्षा के अंदर आता है, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला गद्यांश से शुरू करते हैं और गद्यांश से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 गद्यांश आएंगे, आपको पहले ही बता दिया गया है। जैसा सेट 1 में आपको करवाया है, किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है, वो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। हिंदी का सेट कैसे आता है, हिंदी के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 61 से 80 तक आपका अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न 4 गद्यांश है। पहला पढ़ रही हूँ, अनुच्छेद नंबर 1। भारतीय डॉल्फिन अब एक संकटापन्न प्रजाति है। एक समय ये यानी पुराने समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी में प्रचुरता से पाई जाती थी। प्रचुरता मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती थी। और आजकल ये जो प्रजाति है डॉल्फिन जो है वो क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। अब इनकी संख्या बहुत घट गई है। अब यह कहा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में वे लगभग 5000 की संख्या में 5000 की संख्या में पाई जाती है। कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र के अंदर डॉल्फिन की जो संख्या है वो कितनी है, 5000। ये अन्य डॉल्फिनों से भिन्न है। क्यों है भिन्न? कारण बता रहा है, यह दिखने में अंधी लगती है, इन्हें दिखाई नहीं देता, इस तरह से प्रतीत होती है ये, परंतु उनकी क्षति की पूर्ति, क्षति मतलब कोई भी कमी, पूर्ति एक अनोखे ढंग से ही होती है। उनकी श्रवेंद्रिय, श्रवेंद्रिय मतलब सुनने की क्षमता। आपको जिस चीज का मतलब नहीं पता होगा तो आप गद्यांश को अच्छे से नहीं समझोगे तो आप उसके जवाब नहीं दे पाओगे जो नीचे प्रश्न पूछे गए। बहुत ही विशेष ढंग से परिष्कृत है कि सुनने के माध्यम से वो क्या करती हैं और इस प्रकार वे ध्वनि के आधार पर ही पानी में मार्ग निर्देशन कर सकती हैं। सुनने के माध्यम से वह पानी में मार्ग निर्देशन कर सकती हैं। इनकी खोपड़ी पर एक असामान्य सा कप की भांति जो इनकी खोपड़ी होती है उसके ऊपर क्या होता है, कप की आकृति का शीर्ष, शीर्ष मतलब सिर, ध्वनि को निर्देशित करके गूंज की स्थिति का पता करता है। गूंज मतलब कहां से उसकी आवाज आ रही है। यह इस स्तनपायी पशु को सूक्ष्म वस्तुओं को, जो छोटी छोटी वस्तुएं होती है, सूक्ष्म मतलब छोटी बारीकी वस्तुओं को पहचानने और उसमें अंतर करने में सक्षम बनाता है। सक्षम मतलब उपयोगी बनाता है। उदाहरण के तौर पर एक डॉल्फिन किसी जीवित मछली और मृत मछली में, यहाँ तक कि मृत मछली और नकली मछली में अंतर पहचान सकती है। किसके माध्यम से? ध्वनि के माध्यम से, श्रवण इंद्रिय के माध्यम से। उसके अंदर इतनी पावर होती है, वो देख नहीं सकती, फिर भी वो इन चीजों की क्या कर सकती है, पहचान कर सकती है। ये गद्यांश आपको समझ में आया। उसके बाद आइए इसके नीचे जो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे हैं वो पूछ दिखाते हैं आपको कि इससे संबंधित प्रश्न कौन से हैं। देखिए 61 पर देखिए, डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है फिर भी अपना मार्ग निर्देशित कर लेने में समर्थ है। क्यों समर्थ है? पहला ऑप्शन, इसका रीजन क्या है, वे पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करती है। बिल्कुल नहीं करती, कहीं लिखा ही नहीं है। दूसरा क्या है, रास्ता ढूंढने में प्रकृति उनकी सहायता करती है। कोई भी प्रकृति उनकी सहायता करती ही नहीं है, तो जो गलत है उसको निकाल दीजिए आप। तीसरा कह रहा है उनके पास सुनने का एक विशेष तरीका है। बिल्कुल साफ बात है। अभी यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ, मैंने आपको पढ़ाया, श्रवेंद्रिय, तो वहां पर। और तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या है, उनके पास चीजों को पहचानने की शक्ति है। कोई भी शक्ति नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है। तो सीधा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ऐसे प्रश्न आप निकालना सीखे, उसके उत्तर जो भी प्रश्न है, प्रश्न के साथ जब गद्यांश पढ़ा है आपने तो उसका आंसर उसी में छिपा है, बड़े आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मृत शब्द का विलोम। विलोम मतलब आपको बताया था कि व्याकरण से संबंधित भी एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, वही पैटर्न है, वही तरीका है। विलोम, विलोम का मतलब उल्टा। मृत, मृत का विलोम क्या होगा, जीवित। मृत मतलब मरा हुआ, जीवित मतलब जो जिंदा है। अगला देखिए, अवतरण में प्रयोग के अनुसार मार्ग निर्देशन का अर्थ क्या है। मार्ग निर्देशन, मार्ग मतलब जो हमारे को, हमारा क्या करे, रास्ता दिखाए, हमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। पहला क्या, समूह को आगे ले जाना। दूसरा क्या, आगे बढ़ना या चलना। तीसरा क्या, मार्ग न ढूंढ पाना। चौथा क्या है, जहाज से यात्रा करना। देखो जहाज से यात्रा करना हो ही नहीं सकता है, मार्ग न ढूंढ पाना ये हो ही नहीं सकता है, और मार्ग निर्देशन मतलब आगे बढ़ना या चलना। ठीक है, आगे क्या है, डॉल्फिन की श्रवण शक्ति के बहुत अधिक विकसित होने का प्रमाण है। डॉल्फिन के श्रवण शक्ति के बहुत अधिक विकसित होने का प्रमाण क्या है, कि क्या क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है। प्रमाण का मतलब यहाँ पर सबूत क्या है, क्या है बताइए। यह नदी में चल सकती, नीचे एक लाइन आई थी, पढ़ाई थी आपको, उसी के अनुसार से ये क्या सबूत है कि इनकी मतलब ये कैसे पहचान कर सकती है। ये नदी में चल सकती है, नो, नहीं था गद्यांश में। यह तैर कर आर पार जाती है, नहीं था। यह अपने स्वामी को पहचानती है, बिल्कुल नहीं। यह जीवित और मृत मछली को पहचान सकती है, साफ साफ लिखा हुआ था कि यह क्या करती है, जीवित और मृत मछली को पहचान सकती है। लास्ट लाइन में मैंने हाईलाइट भी किया है कि वहां पर यह पहचान सकती है। श्रवण शक्ति का विकसित होने का कारण क्या है, अगर श्रवण शक्ति विकसित है तो ये जीवित और मृत मछली को पहचान सकती है, यही ऑप्शन राइट हो। इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक, उपयुक्त शीर्षक क्या है, नदी की मछली, भारतीय डॉल्फिन है, दुर्लभ डॉल्फिन है, अंधी डॉल्फिन है, यानी हमारी भारत की डॉल्फिन है, यानी भारतीय डॉल्फिन है इज द राइट आंसर। पहली लाइन में इसका जवाब है भारतीय डॉल्फिन है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आपको अभी दिखा देते हैं फिर से एक बार। देखिए, शीर्षक आपको कभी कभी मिल भी जाता है उसी के अंदर, कभी कभी आपको उसके अनुसार भी लगाना पड़ता है। देखो लिखा है, साफ साफ लिखा है भारत की डॉल्फिन है, ये यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है भारतीय डॉल्फिन है, तो शीर्षक साफ पता चल रहा है कि डॉल्फिन क्या है, भारतीय डॉल्फिन। ठीक है, तो आपका 61 से गद्यांश जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 क्या है, किसी कहानी से संबंधित है, भालू के बारे में बता रहा है। देखिए, भालू, जिसको आप भूरा भालू, भूरा भालू एक सर्वभक्षी पशु है। सर्वभक्षी जो सब कुछ खाता है, सर्व मतलब सब कुछ, भक्षी मतलब खाने वाला। इसका अर्थ है कि वह पौधों और पशु दोनों का भोजन करता है, दोनों का भोजन करता है, क्योंकि वह अपने आवास, आवास मतलब जहां पर वो रहता है, आवास क्षेत्र का प्रधान पशु है, यानी जहां पर वो रहता है उसका वो प्रधान पशु है, मुखिया है। वह बड़े पशुओं का भी शिकार कर सकता है, भालू। उसके बाद है, फिर भी आमतौर पर छोटों का ही भोजन करता है। वो बड़ों का शिकार कर सकता है, लेकिन वो भोजन किसका करता है, जो छोटे जानवर होते हैं उनका ही भोजन करता है। जो भी भोजन भूरा भालू करता है, उसका बड़ा पेट भरने के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, मात्रा बहुत अधिक होती है। अक्सर इसका भोजन छोटी मात्राओं में प्राप्त होता है, इसलिए भोजन की खोज कभी समाप्त नहीं होती, यानी वो तलाशता ही रहता है अपने खाने के लिए कि अब मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। बसंत ऋतु में भूरे भालू क्या खाते हैं, जो बसंत ऋतु आती है उस समय में भूरे भालू घास, पत्तियां, जड़ें तथा काई खाते हैं। अक्सर चींटियों, भृंगों और झींगरों, दूसरे कीटों की तलाश में वे छोटे पत्थरों और बड़ी चट्टानों को भी क्या कर देते हैं, पलट देते हैं कि यहाँ पे हमें खाने के लिए मिलेगा,
उसे इन चीजों का खाने का बहुत ज्यादा शौक है, चींटियों को, भृंगों को, झिंगुरों को, और ये आपका घास, पत्तियां, जड़े, काई। तो इसके लिए बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे ये सब चीजें मिलती हैं, पत्थरों के नीचे ये चीजें पाई जाती हैं। तो भालू जो क्या करता है, उसको भी क्या कर देता है, पलट देता है। तो आइए देखते हैं 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। भूरा भालू खाता है, पहले में ही आ गया, भूरा भालू खाता है, क्या खाता है भैया, यहाँ लिखा है पशु और पौधे और पशु दोनों चीज खाते हैं। तो साफ लिखा है पौधे और पशु दोनों। चार ऑप्शन से आप पढ़िए, केवल बड़े पशु नहीं, केवल पत्तियां और काई नहीं, केवल बहुत छोटे पशु। और दूसरा एक और की पॉइंट्स है, जहां पर केवल आए ना तो इसका मतलब वो तो होगा ही नहीं, वो नेगेटिविटी में जाएगा। ये याद रख ले, जहां पर केवल दिया हुआ होगा ना, जहां भी आपको मिले केवल, तो वहां पर आप भूल जाए, वो नोट में आएगा, वो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो 3 में केवल आ गया तो ये है ही नहीं, बचा ये है। तो साफ साफ आंसर नंबर है 67। यह बड़े पशुओं का शिकार भी कर सकता है। भाई कर सकता है, पर कारण क्या है, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है इसलिए कर सकता है? नहीं, इसमें क्या है, क्योंकि वह अपने आवास क्षेत्र का प्रधान पशु है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर भी यही लाइन है, यहाँ पे लिखा होगा प्रधान पशु होने के कारण। तो सी ऑप्शन इज द राइट। बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जब आपको आंसर साफ मिल गया है तो पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी बी में क्या लिखा था, क्योंकि भी आसानी से मिल जाते हैं, नहीं, क्योंकि उनसे अधिक भोजन मिलता है, नहीं। तो ये क्या है, नेगेटिविटी है, और सी क्या आपका राइट आंसर। अगला 68, भूरे भालू डैश ऋतु में प्राय घास, पत्तियां, जड़े आदि खाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी ऋतु कौन सी है, बसंत ऋतु, ये हाईलाइट है। बसंत ऋतु में भूरे भालू घास, पत्तियां, जड़े, काई खाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, बसंत जहां लिखा है बी पे लिखा है, ये राइट हो गया, साफ लिखा है। आगे क्या है 69 क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, वे चट्टानों के नीचे से डैश को नहीं खाते। चट्टानों के नीचे से किसको नहीं खाएंगे, देखिए चट्टानों के नीचे ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं, कीट, भृंग और काई, ये तीनों जो है चट्टानों के नीचे होती हैं। लेकिन पौधे नहीं होते चट्टान के नीचे, पौधे हमेशा ऊपर ही उगते हैं, धरती के ऊपर होते हैं, पत्थर और चट्टान के नीचे पौधे नहीं होते। तो यही आपका आंसर राइट होगा, चट्टानों के नीचे से पौधों को नहीं खाते। जो चीज होगी नहीं उसको वो खाएंगे ही नहीं, जो चीज है उसी को वो खाएंगे। तो आपको माइंड से भी आंसर देना है। ये क्वेश्चन क्या बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, दिमाग से देने वाला आंसर है कि क्या पूछ रहा है। गद्यांश के अंदर लाइन है, ये लास्ट के 2 लाइन से ये प्रश्न उठाया। यहाँ से अक्सर चींटियां भृंगों और दूसरे झिंगुरों और दूसरे कीटों की तलाश में वे छोटे पत्थरों और बड़े चट्टानों को पलट देते हैं। तो इसने 3 ऑप्शन दे दिए, लेकिन जो है पौधा जो है ऊपर वाली लाइन में दिया, तो आप ये कंफ्यूज होता है कि इसको भी खाते हैं इसको भी खाते हैं, तो कौन सा चूज करें। ठीक है, तो ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि एक एक नंबर कीमती है। जब टोटल नंबर जब होगा 100 में से, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक नंबर और होता तो हम पास हो जाते, हमारा क्लियर हो जाता, शायद हम एक नंबर हमारा आ जाता तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना करें, ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और आंसर निकालेंगे तो आरामदारी से निकल के आएगा। और दूसरा OMR को भी पढ़ने में आप हड़बड़ी ना करें, ये खास तौर पर ध्यान देने योग्य बात है। बच्चे क्या है OMR को बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं, जहां पर जो चीज जो प्रश्न जिस विषय से संबंधित जिस नंबर पर आया है OMR को भी उसी तरीके से भरें। अगला प्रश्न देखेंगे आप, इससे आगे एक प्रश्न और है इसमें इसी से संबंधित। सर्वभक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, सर्वभक्षी के लिए उपयुक्त वाक्य है, कौन सा वाक्य उपयुक्त है, सर्वभक्षी जो सब कुछ खाता है, यानी पौधे और पशु और पौधे जो दोनों खाता है वो होता है सर्वभक्षी। तो ये इसके लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर 2 केवल आए वो तो आंसर हो ही नहीं सकते, केवल कीट खाता है, केवल पशु खाता है, केवल पौधे खाता है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है जी, 70 तक आपके प्रश्न थे। अनुच्छेद नंबर 2
अब आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 3। आगे है अनुच्छेद नंबर 3। ये आपका आया है, पेंगुइन बर्फ से ढके दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं। एक पेंगुइन एक बर्ड का नेम है, दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि पेंगुइन ऐसे जमा देने वाले महाद्वीप में बिना गर्म कोट, स्वेटर या दस्तानों के, जिन्हें आप ठंडे देश में जाते समय पहनते हैं, कैसे रहते होंगे? उनके पास कोई घर नहीं होता, इसलिए वे बर्फ पर ही सोते हैं। घर नहीं होता तो वो बर्फ पर सोते हैं। प्रकृति ने उन्हें बहुत भिन्न विशेषताएं दी हैं, जिससे वे सबसे ठंडी जलवायु में भी बिना परेशानी के जीवित रहते हैं। इसके पीछे रहस्य यह है कि उनके शरीर चर्बी की एक मोटी परत से ढके होते हैं, जो उनके शरीर को गर्म रखती है। यह फर के कोट का सा काम करती है। पेंगुइन अपने अंडों और बच्चों के प्रति भी बड़े समर्पित होते हैं। अन्य पशुओं की भांति मादा पेंगुइन अंडे सेना या अपने बच्चों का पालन पोषण कार्य नहीं करती, वह तो केवल अंडा दे देती है। इसके बाद नर पक्षी ही उसे गर्मी पहुंचाकर सेता है। मादा पेंगुइन तब दूर दूर जाकर अपने पति और बच्चे के लिए भोजन की तलाश करती है। भारी हिम मतलब बर्फ के कारण उसे काफी दूर तक जाना पड़ता है। प्रश्न है, अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द नर का विलोम, नर, नर मादा, साफ पता चल रहा है। मानक प्राणी, हवेल और मादा, नर का मादा, नर पक्षी मादा पक्षी, यानी नर का होगा आपका आंसर। विलोम, विलोम में आया है आपका मादा इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला देखिए, पेंगुइन अपने अंडों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं, यह कहने का आशय है। यह कहने का क्या आशय है कि अपने अंडों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं? वे अंडों की पूजा करते हैं, वे अंडे देते हैं, वे अंडों को ठंड से बचाते हैं, वे अंडों को घर में रखते हैं। अंडों के प्रति क्या होते हैं? समर्पित होते हैं। इसका क्या आएगा इसमें देखिए, अंडों के प्रति बड़े समर्पित। पेंगुइन अपने अंडों और बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। क्यों होते हैं? अन्य पशुओं की भांति मादा पेंगुइन अंडे सेना या अपने बच्चों का पालन पोषण का कार्य नहीं करती, वह तो केवल क्या देती है? अंडा देती है। तो यह कह देंगे क्यों समर्पित होते हैं? वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आगे देखिए, पेंगुइनों का घर नहीं होता, पेंगुइनों का घर नहीं होता, इसका ऑप्शन क्या है? इसलिए वे नहीं सोते, वे आलसी होते हैं, उनके पास जमीन नहीं होती, वे बर्फ पर सोते हैं। पेंगुइनों का घर नहीं होता, वो किस पर सोते हैं? बर्फ पर सोते हैं। ठंडे इलाकों में रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? वो बर्फ पर सोते हैं। साफ आंसर पता चल रहा है इसका। अगला है 74। अनुच्छेद में जमा देने वाले से एक तात्पर्य है। जमा देने वाला यानी जमना। बहुत शीतल, ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना है। इसमें शीतल, गतिहीन, ठोस, हिम जैसा। जमा देने वाले का मतलब यहाँ पे हिम जैसा, बर्फ जैसा, जमना जिसको कहेंगे। पेंगुइन माता पिता अन्य पुरुषों से भिन्न होते हैं। क्यों? क्यों होते हैं पेंगुइन माता पिता? वे अपने अंडों के प्रति समर्पित होते हैं। माँ पेंगुइन बच्चों की देखभाल करती है, पिता पेंगुइन अंडों को सेता है। माँ एक बार में केवल 2 ही अंडे देती नहीं। सिर्फ साफ पता चल रहा है कि वे अपने अंडों के प्रति क्या होते हैं? समर्पित होते हैं। इसलिए पेंगुइन माता पिता अन्य पशुओं से भिन्न होते हैं। केवल आएगा ही नहीं, और पिता का दायित्व नहीं है अंडों को सेना, और माँ पेंगुइन बच्चों की देखभाल करती है।
और माता पिता दोनों के दायित्व के लिए क्यों भिन्न होते हैं? वो अपने अंडों के प्रति क्या होते हैं? समर्पित होते हैं। ऊपर लाइन भी लिखी हुई आई हुई है। आगे देखिए एक और गद्यांश, एक कहानी से संबंधित प्रश्न है। सारे प्रश्न जो है लगभग जितने भी अनुच्छेद आए हैं वो कहानी है, कोई जानवर से संबंधित है, एक बर्ड्स पर आ गया आपका, पक्षी से संबंधित था, एक एनिमल्स यानी भालू जो जानवर है जंगली उससे संबंधित आया आपका, और इससे पहले जो है डॉल्फिन के ऊपर आया। इसी तरीके से आपको गद्यांश मिलेंगे, उनके बारे में आपको अच्छे से, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं डॉल्फिन के बारे में अच्छे से पढ़ लें और भी ज्यादा बेहतर जानकारी। बाकी यदि आपको ये तो गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश में से प्रश्न पता करने हैं, प्रश्न के उत्तर, तो वो आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको अनुच्छेद समझ में आ गया तो आप उसी के अंदर सारे आसानी से प्रश्न निकलकर सामने आ जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 4, बहुत समय पहले जंगल में एक विशाल पेड़ था। यह इतना ऊंचा था कि बादलों तक बहुत लगभग पहुंच जाता था, इतना ऊंचा पेड़ था। आज हम उसे लाल चंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल चंदन कहते हैं, क्योंकि उसकी लकड़ी लाल दिखाई पड़ती है। मैं यहाँ क्यों नहीं हूं? लाल चंदन ने पूछा। दुख है कि किसी ने उसे नहीं सुना। मेरा काम क्या है? मैं क्या भला कर सकता हूं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। लाल चंदन का पेड़ बहुत साल तक खड़ा रहा। सभी पेड़ों के पत्ते बर्फ के कारण झड़ गए, पर उसके पास पत्तियां नहीं, बड़ी सुइयां थी, और वह पूरे साल हरा बना रहा। इसलिए पक्षियों को वह पेड़ पसंद था। इन वर्षों से पक्षियों के सैकड़ों परिवारों ने उसे अपना घर बनाया। यह पक्षियों के पहचानने की आवाज इतनी ऊंची होती थी कि हिरन अपनी पीठ को पेड़ से नहीं रगड़ पाते थे। इतना विशेष था ये पेड़। चिड़ियों के शोर से उनके कान खराब हो जाते। अब इसमें क्या बताया है? अनुच्छेद में वर्णन है। किसका वर्णन है? पहला क्या लिखा है? लाल चंदन के पेड़ जंगलों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पहला। दूसरा, लोग लाल चंदन के पेड़ों का अपने घर बनाने में कैसे उपयोग करते हैं? तीसरा क्या है? लाल चंदन के पेड़ में पक्षी कैसे खुश रहते थे? चौथा है, लाल चंदन की हरी पत्तियां कितनी नुकीली थी। इस अनुच्छेद में किसका वर्णन है? इस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है? कि लाल चंदन कहते हैं कि लाल दिखाई पड़ती है, कि लाल, इसकी विशेषता क्या क्या बताएगी यहाँ पे? लाल चंदन का पेड़ बहुत साल तक खड़ा रहा, उसके क्या हमेशा हरा भरा रहा। पहली बात तो ये कि बहुत साल तक खड़ा रहा और वह पूरे साल हरा भरा बना रहा। ठीक है। और दूसरा, इसकी जो हरी पत्तियां थी वो कितनी नुकीली थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर आई है बात। इसके पास पत्तियां नहीं, बड़ी सुइयां थी, और वह पूरे साल भर हरा बना रहा। ये विशेष है इसकी बात। लाल चंदन की हरी पत्तियां कितनी नुकीली थी और फिर भी उसके बाद भी वो क्या बना रहा? हरा बना रहा। इसलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा क्या है? इसलिए पक्षियों को ये पेड़ क्या था? बहुत पसंद था। और यहाँ पर पक्षी कैसे खुश रहते थे इस पेड़ के नीचे? तो यहाँ पर जंगल में जो पेड़ है, पहला ऑप्शन नंबर ए जो है वो ये बता रहा है कि जंगल के लिए इस पेड़ की क्या विशेषता है। लाल चंदन के पेड़ जंगलों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शन मैंने पढ़ दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीनों चारों विशेषताएं इसके अंदर गिन ली गई है। आगे देखिए, कहानी प्रारंभ में कौन सा शब्द लाल चंदन के मन के भाव को अच्छे से बताता है? लाल चंदन के अंदर, उसके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? ये लिखा है, दुख है कि किसी ने उसे नहीं सुना। उसके मन के भाव में क्या पता चल रहा है? दुख का भाव। अगला देखिए, अगला प्रश्न, पक्षी प्रसन्न क्यों रहते थे? क्यों रहते थे? पक्षियों को खाने के लिए बहुत बीज मिल जाते थे? नहीं। पेड़ साल भर हरा भरा रहता था। पेड़ की पत्तियां हिम से गिर जाती थी। पेड़ बहुत ऊंचा था। पक्षी क्यों खुश रहते थे?
क्योंकि जो पेड़ जो है वो पूरे साल भर हरा भरा रहता था और वहां पर वो पक्षी जो है उन्होंने अपना उस पेड़ को निवास स्थान बना लिया था। ठीक है, इसलिए वो बहुत खुश थे पक्षी। आगे देखिए, जंगल में उस विशाल पेड़ का नाम लाल चंदन क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? ऊंचाई के कारण। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, पेड़ के भीतर की लकड़ी लाल थी, उनकी पत्तियां सुइयों जैसी थी, इसमें लाल पक्षियों के परिवार रहते थे। ये नहीं, उसकी जो यहाँ पर बताया गया, जंगल में उस विशाल पेड़ का नाम लाल चंदन इसलिए पड़ा क्योंकि उसके जो पेड़ के भीतर की जो लकड़ी जो थी वो क्या थी? लाल थी। इससे ये पता चल रहा है यहाँ पे लाल चंदन, लाल क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी जो लकड़ी जो थी अंदर की क्या थी? लाल थी। विशाल शब्द का अर्थ बताओ। विशाल, विशाल क्या है यहाँ पे? अब एक ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, ऊपर 4 ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। विशाल शब्द है, देखो निपात हो नहीं सकता है, कारक हो नहीं सकता है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बताता है। विशाल पेड़, पेड़ कैसा है? विशाल है, तो क्या आएगा? विशेषण। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है जी, तो ये जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर पेपर के अंदर 4 अपठित गद्यांश इस तरीके से आएंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, और इसी तरह से 5 प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न जो है वो 25 नंबर के होंगे। सेट 2 जो भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे इसी तरह से और भी आपको नए नए सेट यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल पर जा कर के हमारे वीडियो को जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।